Hi guys, मेरा नाम है आशीष और I'm back with another video, another very interesting, very important philosophy and very interesting, very practical philosophy. जिस फिलोसफी के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल इन नेचर है, बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों में बात करती है, थ्योरीज में ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत ज़्यादा फिलोसफी ऐसी नहीं है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी practical, and it's very easy to implement as well. The philosophy which I'm talking about today is stoicism. स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ आती है और बहुत ही ऐसे चीज़ों के साथ है कि भाई ज़्यादा थ्योरीज नहीं है इसमें, ज़्यादा मतलब यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कॉन्सेप्ट एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई देम इन योर लाइफ एंड योर लाइफ इटसेल्फ गेट्स बेटर, राइट. अब स्टोइसिज्म मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मुझे बहुत बढ़िया लगी एंड इनफैक्ट आई एम अ फैन ऑफ इट बिकॉज स्टोइसिज्म एसेंशियली आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें प्रदान करती है, बहुत ऐसी टूल्स और बहुत ऐसे तरीके प्रदान करती है जिससे आपकी लाइफ जेन्युइनली बेटर हो सके. एंड दिस लेक्चर, दिस video will deep dive into stoicism. I have made another video about absurdism, which is also a very interesting concept. Please, if you have time, please go watch that one as well. It's quite interesting. So, without any delay, शुरू करते हैं. तो यार, स्टोइसिज्म के बारे में बताने से पहले मैं एक दो सवाल पूछना चाहूँगा कि भाई क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि यार जो लाइफ में कर्व बॉल्स आ रहे हैं, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. एंड डू यू थिंक, तुमने कभी सोचा है कि यार ये तुम कितना पावरलेस फील करते हो, तुम कुछ कर नहीं पाते, तुम कितना कुछ कर लो लेकिन तुम कभी कंट्रोल नहीं ले पाते उस सिचुएशन का, जो भी दिक्कत आ रही होती है. एंड ये एसेंशियली सबके साथ होता होगा, राइट. एक और सवाल है कि क्या तुम्हें पता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि भाई हाउ पीस लुक्स लाइक इन एमिड ऑफ केओस, कि शांति कैसी होती है एक केओस के बीच में, एक एकदम ही बाढ़ सॉर्ट ऑफ आ गया, फिर एकदम ही खतरनाक कुछ चल रहा है और उसके बीच में यू आर पीस क्या होता है, वो व्हाट इज द एक्चुअल ट्रू पीस, ट्रू शांति किस तरह की होती है, असल शांति. तो वो तुमने कभी सोचा? तो स्टोइसिज्म इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है. स्टोइसिज्म ठीक इसी चीज़ को टारगेट करता है, ठीक इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि स्टोइसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि प्रैक्टिकल टूल्स देती है आपको, ताकि जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे आप डील कर पाओ. और इसमें सेल्फ कंट्रोल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. सेल्फ कंट्रोल और एक इनर जो पीस है, इनर शांति है, उसका बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. जब भी ज़िंदगी में परेशानियाँ की बाढ़ आ रखी हो, परेशानियों की एकदम ही दिमाग ख़राब हो रखा हो, तो स्टोइसिज्म ही आपको कुछ ऐसे टूल्स प्रदान करती है. टूल्स इन द सेंस आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट सिखा के जाती है, ऐसे कॉन्सेप्ट को दे के जाती है कि आप नेविगेट कर सकते हो उन चैलेंजेस के थ्रू और अपने सेल्फ कंट्रोल पे ज़्यादा एम्फेसिस डाल सकते हो कि आप किस तरह से, आपका रिएक्शन क्या है चीज़ों के बारे में, उसको देख सकते हो. अब एक बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं स्टोइसिज्म की. स्टोइसिज्म एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफी है जो कि फाउंड करी गई थी एक आइडिया पे कि हैप्पीनेस या फिर यूडेमोनिया कैन बी अचीव्ड not by chasing external pleasures or riches, but by cultivating virtue and mastering one's own mind. अब ये जो फिलोसफी, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि जो स्टोइसिज्म था वो इस आइडिया पे बेस्ड था कि जो असल हैप्पीनेस है, जो असल खुशी है, जिसको यूडेमोनिया का भी एक नाम दिया जाता है, ये एक्सटर्नल प्लेजर्स को चेस करके या फिर अमीरियत को चेस करके या फिर इन सब को चेस करके, एक्सटर्नल चीज़ों को चेस करके नहीं, बल्कि अपने अंदर ही गुण डाल के और अपने आप को कंट्रोल करके, अपने दिमाग को खुद मास्टर करके, अपने आप में सेल्फ कंट्रोल ला के अचीव की जा सकती है. एंड इट्स वेरी ट्रू टू अ ग्रेट एक्सटेंट. मोर ओवर ये हमें एनकरेज करती है, जो स्टोइसिज्म एज अ फिलोसफी हमें एनकरेज करती है कि हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को बेहद काल्मनेस और बेहद रैशनैलिटी के साथ डील करें, बहुत रैशनैलिटी के साथ फेस करें और डील करें उनके साथ बहुत ही काम और
रैशनल दिमाग के साथ। और ये अलाउ करती है हमें कि भाई हम जो भी सिचुएशन है उसमें हम उस चीज़ पे फोकस कर पाएँ जिस पे हमारा कंट्रोल है, ना कि उस पे जिस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। सो दैट्स व्हाट स्टोइसिज्म talks about, what stoicism basically is about this broadly. stoicism का गोल जो कोर में है वो है लिविंग इन हार्मनी विद द वर्ल्ड, लिविंग विद हार्मनी विद द वर्ल्ड एंड एक्टिंग इन द लाइन विद रीजन। इसका मतलब है कि जैसा फ्लो है, जैसा वर्ल्ड चल रहा है उसके साथ एक हार्मनी में जीने का जो हार्मनी में जीना है वो एक कोर कॉन्सेप्ट है स्टोइसिज्म का। और स्टोइक्स के लिए, जिन्होंने स्टोइसिज्म की शुरुआत करी, स्टोइक्स के लिए जो अल्टीमेट गोल है वो है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, यानी कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे जो कि शांति है वो जो है हिंडर नहीं होती किसी भी एक्सटर्नल इवेंट से। एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी दिमाग की स्टेट, एक ऐसी दिमाग का मतलब एक ऐसी स्टेट में चले जाना जिसके अंदर आपकी जो शांति है, जो इंटरनल पीस है वो हिंडर नहीं हो रहा थ्रू एनी एक्सटर्नल इवेंट। वो अल्टीमेट गोल है स्टोइसिज्म का। ट्रैंक्विलिटी होती है एकदम शांत, एकदम ही सेरीन और शांत और एकदम ही कामनेस। दैट्स कॉल्ड ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड। एंड एट द वेरी कोर stoicism suggests that one's peace must not be hindered by anything and everything. So that's what stoicism is about. stoicism एक कॉल है towards resilience, self-control और deep sense of compassion for others even when the life is tough. इसका ये मतलब है कि जो stoicism है वो basically एक deep sense of कंपैशन है, एक रेजिलियंस भी है। स्टोइसिज्म बेसिकली कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर आ जाती है आपकी कल्टिवेट रेजिलियंस की भाई आगे बढ़ते जाने की क्षमता रिगार्डलेस ऑफ वट एवर द सिचुएशंस माइट बी। एंड सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर अपने जो आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल रखना, कि आप खुद को एटलीस्ट कंट्रोल करना। that comes into stoicism along with a deep sense of compassion for others, कि एक कंपैशन आपके अंदर हो, एक वर्च्यू की तरह से कंपैशन हो। और वो तब भी हो जब जिंदगी खराब है, जिंदगी टफ है, जिंदगी बेहद कठोर है। एंड दैट्स व्हाट स्टोइसिज्म इज अबाउट। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टोइसिज्म के ओरिजिन के बारे में, कि हिस्टोरिकली कहाँ से स्टोइसिज्म आया। स्टोइसिज्म की जो कहानी शुरू होती है वो एंशियंट एथेंस में शुरू होती है, यानी कि एथेंस जो कि ग्रीस की कैपिटल है, वो एंशियंट टाइम्स में एंशियंट एथेंस, वहाँ से शुरू होती है आपकी स्टोइसिज्म की कहानी। अराउंड 3rd century BCE देयर वाज एक पीरियड था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहीवल हुआ ग्रीस में। और इस टाइम पर अलेक्जेंडर की डेथ हुई, द ग्रेट अलेक्जेंडर जो थे उनकी डेथ हुई 323 BCE में। तो उनका जो एम्पायर था वो फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे वॉर्स हुई उनके सक्सेसर्स के बारे में, और अल्टीमेटली एक क्लाइमेट क्रिएट हुआ अनसर्टेनिटी का और इंस्टेबिलिटी का पूरे ग्रीक वर्ल्ड में। तो इस एनवायरनमेंट में लोगों ने कुछ ऐसे फिलोसॉफीज ढूंढना शुरू करी जो कि स्टेबिलिटी और मीनिंग दे लाइफ को। तो इसी के अराउंड स्टोइसिज्म जैसा स्कूल ऑफ थॉट ने जन्म लिया। इसी ट्रेडिशनल ग्रीक बिलीफ्स को क्वेश्चन किया गया इसी के दौरान, जब बहुत ज़्यादा केओस था, बहुत ज़्यादा खतरनाक वॉर चल रही है, लेफ्ट राइट मार काट और ये सब चल रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उसके बाद एक ऐसा माहौल था जिसके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा इधर उधर सब चल रहा है, और लोगों ने ऐसी फिलोसॉफीज को ढूंढा जो कि स्टेबिलिटी और मीनिंग देती हैं लाइफ को। तो जो ट्रेडिशनल ग्रीक बिलीफ सिस्टम थे उनको क्वेश्चन किया गया और नए स्कूल ऑफ थॉट का जन्म हुआ जिसका नाम था स्टोइसिज्म। और स्टोइसिज्म
एक ऐसा फिलॉसफी है, एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसने जो इमर्ज किया गया लोगों की मॉरल ग्राउंडिंग और पर्सनल रेजिलियंस को एड्रेस करने के लिए, कि लोगों की मॉरल ग्राउंडिंग और पर्सनल रेजिलियंस किस तरह की है। अब फाउंडिंग का बता देता हूँ कि फाउंडिंग किस तरह से हुई। अब स्टोइसिज्म जो शुरुआत की गई थी वो की थी, मतलब जो कहा जाता है कि शुरुआत की गई थी वो थी जेनो ऑफ सीटियम के द्वारा। सीटियम एक सिटी थी एथेंस के आसपास ही, जिसके अंदर जेनो थे। जेनो फिलोसोफर थे जिनके द्वारा स्टोइसिज्म की शुरुआत की गई। ये था अराउंड 3000 BCE का टाइम, बिफोर क्राइस्ट। तो ओरिजिनली जो जेनो थे ये साइप्रस से थे और बहुत वेल्दी मर्चेंट हुआ करते थे, यानी कि बहुत ही अमीर मर्चेंट थे। लेकिन जेनो सब कुछ हार चुके। जेनो लॉस्ट एवरीथिंग इन अ शिपरेक्ट, यानी कि जेनो ने सब कुछ खो दिया था अपना एक शिपरेक्ट में। जो उनकी शिप थी जो कि ट्रेडिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाती होगी उस टाइम, उसमें उसके डूबने की वजह से वो सब कुछ खो चुके थे। एथेंस के आस एथेंस के पास में थे, ओरिजिनली साइप्रस से थे, लेकिन अपनी शिप के डूबने की वजह से सब कुछ खो खो बैठे थे। तो 320 315 BC के आसपास ये हुआ था और जेनो फंस चुके थे बेसिकली एथेंस में। तो इसी के दौरान ही टर्न टू फिलोसफी, ही टर्न टू बिकमिंग अ फिलोसोफर, जिसके अंदर he tried to find solace in teaching of Socratic ethics, जो कि सोकरात थे। सोक्रेट्स जो है, जो कि he is considered the father of modern philosophy। तो सोक्राट्स की टीचिंग की तरफ वो बढ़े, और सोक्राट की जो टीचिंग थी दैट दोज आर majority about ethics and moral virtue. Well, I haven't read about Socrates, but his Zeno basically found solace in Socratic ethics and moral virtue. So Zeno जो है, जेनो की एक फेमस स्टोरी जो है, जो कि बहुत बताई जाती है, कि जेनो एक बुक स्टोर में गए जहाँ पे उन्होंने पूछा कि वो कहाँ ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जहाँ पे सोक्राट जैसे लोग मिले। वो लोग कैसे ढूंढे जो कि सोक्राट्स जैसे हों। तो बुक सेलर ने उनको एक इंसान की तरफ पॉइंट आउट किया जिसका नाम था क्रेट्स, सिनिक फिलोसोफर हु बिकेम जेनोस फर्स्ट टीचर। अब सिनिक वो लोग होते हैं, सिनिकल लोग वो होते हैं जो कि एसेंशियली इंसानों से अपना भरोसा उठ चुका होता है, जो कि बेसिकली समझते हैं कि जो इंसान है वो बहुत खराब है और इंसान से थोड़ा दैट सिनिकल उस सेंस में। तो वो जिनका नाम था क्रेट्स, वो जेनो के फर्स्ट टीचर बने। सो सिनिक का मैं एक बार मतलब बता देता हूँ। सिनिक बेसिकली मीन्स दैट, सिनिक का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि ये मानता है कि जो लोग हैं वो चीज़ें बस अपने लिए करते हैं, सेल्फिश रीजंस की वजह से करते हैं, रादर देन फाइंड हेल्पिंग अदर्स। सिनिक वो लोग होते हैं जो कि डीपली बिलीव करते हैं, जो कि इंसानों को इनहेरेंटली सेल्फिश समझते हैं, दैट्स सिनिक। तो ओवर टाइम जेनो, जो क्रेट्स जो थे वो जेनो के टीचर थे, तो पहले टीचर बने। तो ओवर टाइम जेनो ने उन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट प्रोड्यूस किया, अपना एक स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया, जो कि सिनेसिज्म से भी थोड़े थोड़े आइडियाज ड्रॉ किए गए जिसके अंदर, और सोक्रेटिक थॉट से भी आइडियाज ड्रॉ किए गए। सोक्रेटिक थॉट बेसिकली रिवॉल्व अराउंड आपका मॉरल्स और एथिक्स के बारे में, मॉरल वर्च्यू और एथिक्स के बारे में सोक्रेटिक थॉट ज़्यादातर रिवॉल्व करता है। और जिन्होंने अपना खुद का स्कूल ऑफ थॉट जो इमर्ज किया वो सिनिसिज्म जो है, जो कि फिलोसफी कहती है कि पीपल डू इट फॉर देमसेल्व्स एंड एवरीथिंग। तो उससे भी कुछ कुछ थॉट्स अपने लिए, एंड नेचुरल फिलोसफी से भी कुछ थॉट्स लिए। तो इस तरह से स्टोइसिज्म की शुरुआत हुई बाय जेनो। अब एक और इसके अंदर एक प्लेस का जिक्र है जो कि है स्टोआ पोइकिले। अब आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट, बट दिस इज कॉल्ड स्टोआ पोइकिले। तो जेनो ने जब पढ़ाना शुरू किया
जो कि पब्लिक स्पेस में पढ़ाना शुरू किया, उसका नाम था स्टोया पोइकिले, द पेंटेड पॉर्च इन एथेंस मार्केट प्लेस। अब पेंटेड पॉर्च से मतलब है कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गार्डन टाइप का, जो कि अब द पेंट स्टोया पोइकिले, जिसका आई थिंक इसकी ट्रांसलेशन है द पेंटेड पॉर्च एंड एथेंस मार्केट प्लेस। अब एथेंस जो ग्रीस की कैपिटल है बेसिकली, तो एंशियंट टाइम में, उस टाइम पे उसके बाजार के आसपास वहाँ पे कुछ द पेंटेड पॉर्च होता होगा, तो वहाँ पे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और ये बहुत एक प्रोमिनेंट लोकेशन थी जहाँ पे सिटीजन्स, वहाँ के जो लोग थे, वो गैदर हुआ करते थे। और इस वजह से जो वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग थे, जो अलग अलग अपने ज़िंदगियों में जो थे, बच्चे बूढ़े, हर तरह के लोग, बच्चे बूढ़े जवान जितने भी लोग थे, हर तरह के लोग वहाँ पर आया करते थे। और जो उनकी टीचिंग थी वो इसलिए वाइडली एक्सेसिबल हो गई बहुत से लोगों के लिए। तो वो बहुत एक प्रोमिनेंट लोकेशन बन गई जहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुआ करते थे और बातें सुनते थे, बातें डिस्कस करते थे एंड एवरीथिंग। तो इसलिए ये जो है वहाँ पर पढ़ाया करते थे। तो जो नाम स्टोइसिज्म आता है वो इसी लोकेशन से आता है, स्टोआ पोइकिले। इसी से इसी लोकेशन से नाम आता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसकी रूट्स एज अ फिलोसफी मेंट फॉर प्रैक्टिकल एंड एवरीडे विजडम। जिसका मतलब है कि जो स्टोइसिज्म था, स्टोइसिज्म आम लोगों के लिए था, आम जो लोग थे उनके लिए था। एवरीडे प्रैक्टिकल और एवरीडे विजडम था, जो कि सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल था, सभी लोगों के लिए था। और जो नाम है स्टोआ पोइकिले, ये जो है मतलब जगह का नाम था, तो यहीं से इसका नाम आता है स्टोइसिज्म। और स्टोइसिज्म इसलिए वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज द प्रैक्टिकल एवरीडे विजडम, जो कि सबके लिए एक्सेसिबल था। और सब वॉक्स ऑफ लाइफ के मतलब सब लोग जितने भी अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन सबके लिए ये बहुत एक्सेसिबल टीचिंग थी, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है डेली लाइफ में। तो दैट्स हाउ स्टोइसिज्म वाज बोर्न। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कोर टीचिंग्स के बारे में ऑफ अर्ली स्टोइक्स। कोर टीचिंग ऑफ अर्ली स्टोइक्स के बारे में कि क्या कोर की टीचिंग्स थी अर्ली स्टोइक्स की, जिन्होंने फाउंड किया था स्टोइसिज्म का। तो इनमें जो पहली टीचिंग आती है, उसके अंदर 4 वर्च्यूज़ के बारे में बात करी गई है, 4 मेन वैल्यूज़ के बारे में। वर्च्यूज़ माने गुण, तो जो कि सेंट्रल हैं आपके स्टोइसिज्म के। तो इसके अंदर चारों की बात की गई, विच इज़ विजडम, करेज, जस्टिस एंड टेम्परेंस। तो ये 4 वर्च्यूज हैं जो कि आउटलाइन किए गए थे जेनो के द्वारा, और बाद में कुछ स्टोइक्स के द्वारा इन्हें एक्सपैंड किया गया था, जो कि जिनमें से एक का नाम है क्रिसिपस, जो कि 2080 से लेके 2006 बीसी तक रहे थे। क्रिसिपस जिनका नाम था, तो इनके द्वारा इसे एक्सपैंड किया गया था। तो ये 4 जो कोर वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर वर्च्यूज़ हैं, इनमें से पहली है विजडम। तो विजडम बेसिकली जो होती है, विजडम इज द एबिलिटी टू डिसर्न द ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स। यानी कि इसका स्टोइक्स के लिए इसका सिंपल मतलब था कि ये समझना कि नेचुरली क्या हमारे रोल्स हैं, नेचुरली हमारे क्या रोल्स हैं, और उनके साथ एक हार्मनी में रहना। और हार्मनी में इसलिए रहना क्योंकि वो नेचुरली हमारे रूल्स डिसाइडेड हैं। विजडम सिंपल हमें एनकरेज करता है कि भाई हम स्केप्टिकल रहें इम्पल्सिव रिएक्शन को, और एक रिफ्लेक्ट करें बिफोर चीज़ों के लिए रिएक्ट करने के लिए। तो हम मतलब रिफ्लेक्ट करें कि हम किस चीज़ के बारे में क्या रिएक्ट करने जा रहे हैं। और विजडम बेसिकली हमें एनकरेज करता है कि हम जो हमारी इम्पल्सिविटी होती है, इम्पल्सिविटी इन द सेंस कि कुछ भी अचानक से कुछ करने की वो जो एबिलिटी है, उसको एक स्केप्टिकल लेंस से देखना। स्केप्टिकल माने एक थोड़े शक के उसमें देखना कि यार दिस इज सॉर्ट ऑफ रॉन्ग, दिस इज नॉट रियली राइट। तो विजडम में वो प्रदान करता है। विजडम स्टोइक्स के लिए बेसिकली ये था कि भाई हम जो हमारे नेचुरल रोल्स हैं उनके साथ हार्मनी में जिए, और नेचर के साथ एक हार्मनी में जिए, क्योंकि अगर नहीं जिएंगे क्यों तो वो सॉर्ट ऑफ खंडन हो जाएगा उस चीज़ का। सॉर्ट ऑफ मतलब ऐसे हो जाएगा कि वी आर नॉट अबाइडिंग बाय दी, नॉट एग्जैक्टली अबाइडिंग बट सॉर्ट ऑफ नॉट लिविंग विद हार्मनी विद द नेचर।
सो दैट्स व्हाट विजडम मेंट टू स्टोइक्स. अब बात कर लेते हैं करेज के बारे में. करेज करेज स्टोइक्स के लिए सिर्फ फिजिकल ब्रेवरी के बारे में नहीं था, सिर्फ मतलब जिसके अंदर फिजिकली कोई इंसान मतलब बहुत ब्रेव है, और फिजिकली किसी ने बहुत तगड़ी कुछ कर दी. इट वॉज अबाउट facing inner challenges and resisting negative emotions like fear, anger and despair. यानी कि करेज जो स्टोइक्स के लिए था, करेज का मतलब था अपने इनर जो चैलेंजेस हैं, जो अपने इनर जो भी आपके पास चुनौतियां आती हैं उनको फेस करना, और जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रेजिस्ट करना. जिसमें फियर है, एंगर है. फियर माने डर, एंगर माने गुस्सा, और डिस्पेयर माने दुख. तो उनको रेजिस्ट करना ही करेज है स्टोइक्स के लिए. तो करेज जो इन्वॉल्व करता है वो करता है जो हार्डशिप्स है उनको रिकग्नाइज करना, उनको एक्सेप्ट करना और उनके साथ आगे बढ़ते रहना. ठीक है, हार्डशिप्स को देख के रुकना नहीं, हार्डशिप्स को देख के उनके साथ ऐसे बह नहीं जाना कि भाई हार्डशिप स्ट्रगल ये सब आ गया. तो दैट्स अबाउट करेज. तो दैट्स व्हाट meant courage to stoics. कि stoics ये समझते हैं courage is about your inner strength, your inner challenges. आपकी जो inner challenges है उनको फेस करना और उनके साथ डील करना. और जो हार्डशिप्स हैं उनको आ रही है लेकिन उनको रिकॉग्नाइज करना कि ठीक है भाई हार्डशिप, एंड स्टिल मूविंग फॉरवर्ड. सो that was about courage. Justice. Justice is the third virtue which stoicism का जो कोर है वो बेस्ड है. कि stoicism basically means fairness, ऑनेस्टी एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स अदर्स. कि भाई हम फेयरनेस के साथ डील करेंगे, फेयरनेस के साथ ट्रीट करेंगे और लोगों को भी एक ऑनेस्टी के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक 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 फेयरनेस के साथ. कि भाई हम बराबरी से डील करेंगे, एक फेयरनेस के साथ डील करेंगे लोगों के साथ, और एक ऑनेस्टी के साथ, एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ. कि भाई हम औरों के साथ और खुद के साथ भी ट्रू रहेंगे, फेयर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, और एक सेंस ऑफ ड्यूटी की तरह परफॉर्म करेंगे. स्टोइक्स जस्टिस को एक कमिटमेंट मानते थे जो कि सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन के लिए अहम है, और जस्टिस को वेलफेयर ऑफ अदर्स के लिए जस्टिस जो है बाकियों के वेलफेयर के लिए ज़्यादा माना जाता था. यानी कि प्रमोटिंग एल्ट्रुइज्म ओवर सेल्फिश परस्यूट्स. कि भाई हम औरों के लिए चीज़ें करें, औरों के लिए थोड़ा सर्व करें. दैट डजंट मीन कि वी आर नेगेटिंग आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, लेकिन हम उनको प्रायोरिटाइज ना करते हुए और सबका साथ, सबके विकास के लिए रहें. नॉट एग्जैक्टली सबका साथ सबका विकास, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के औरों के लिए एक एल्ट्रुइज्म की भावना, एक ऐसी भावना जिसके अंदर हम औरों का भला चाहते हैं और एक सबका भला चाहते हैं साथ में, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर एवरीवन एल्स. तो वो जस्टिस था आपके स्टोइक्स के लिए, जो कि है भी स्टोइसिज्म की एक जो भावना है वो इसके बारे में भी, कि औरों के वेलफेयर के लिए, औरों को फेयरनेस के साथ डील करने के लिए, औरों के साथ एक ईमानदारी के साथ रहने के लिए, और औरों के एक अल्ट्रुइज्म के लिए. तो जस्टिस वो है. टेम्परेंस जो कि लास्ट है. टेम्परेंस बेसिकली मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन और मॉडरेशन. कि अपने आप को रिस्ट्रेन करने की, अपने आप को रोकने की जो क्षमता है, अपने आप को कंट्रोल करने की क्षमता, की कोई भी चीज़ आदी ना हो जाए, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना हो जाए. तो दैट्स कॉल्ड टेम्परेंस. कि खुद को रोकना, खुद को एक ऐसे कंस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन करना चीज़ों को लेके जो कि इम्पोर्टेंट है. कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. तो चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो खुद के इमोशन ही क्यों ना हो, टेम्परेंस जो है हमें ये बताता है कि भाई हमें हमेशा एक बैलेंस और एक ह्यूमिलिटी मेंटेन करनी चाहिए हर एक चीज़ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ों को लेके. मॉडरेशन इज़ द की. मॉडरेशन एंड बैलेंस इज़ द की. किसी भी चीज़ में एक्सेस ना होना, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. तो दैट्स व्हाट इज टेम्परेंस अबाउट. अब जो स्टोइसिज्म है इसमें अंदर एक बेहद मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना. कि डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल बात करता है दो चीज़ों के बारे में, जिसके अंदर एक चीज़ है कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं और क्या हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अब जो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोइक टीचिंग है जिसको एम्फेसाइज किया था एपिक्टेटस ने. एपिक्टेटस एक
बहुत इंपॉर्टेंट स्टोइक फिलोसोफर थे जिनके द्वारा स्टोइक टीचिंग्स को एम्फेसाइज किया था बहुत ज़्यादा। ये पहले एक स्लेव हुआ करते थे, एपिक्टेटस पहले एक स्लेव थे जो कि एक प्रोमिनेंट स्टोइक फिलोसोफर बने अराउंड 1 सेंचुरी CE में। जो कि CE मीन्स आपके बाद में कि 55 to 130 CE में ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टोइक फिलोसोफर बन गए। ये पहले स्लेव हुआ करते थे। तो इनका एम्फेसिस था आपके डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल पे। तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल बेसिकली इसके ऊपर फोकस करता है कि क्या आपके कंट्रोल में है और क्या आपके कंट्रोल में नहीं है। ये जो आइडिया है फोकस करता है कि हम जो कंट्रोल करते हैं उसको हम ही उसी पे हमें ध्यान देना चाहिए रादर देन जो हम नहीं कंट्रोल करते। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट व्हाट्स नॉट इन आवर कंट्रोल। एंड स्ट्राइक प्रैक्टिस में जो मेन थिंग है कि भाई जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम नहीं सोचेंगे, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे और उसको हम ज़्यादा मतलब लड़ेंगे नहीं उस चीज़ से, बिकॉज इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल बट वील डू व्हाट वी कैन विच इज़ आवर कंट्रोल। सो दैट्स इज अबाउट डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है। एक्सेप्टेंस सिखाता है कि भाई हमें वो चीज़ों के बारे में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो कि हम कंट्रोल कर सकते, जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उनके लिए हमें एक्सेप्टेंस लानी होगी। एक्सेप्टेंस इज द की। और जिनके बारे में कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। हम फोकस उन पे करें जो कि हमारे कंट्रोल में है बजाय इसके जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक और अनदर जो बेहद इंपॉर्टेंट पिलर है स्टोइसिज्म का वो है लिविंग अकॉर्डिंग टू द नेचर। अब स्टोइक्स बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे कि हमें अपना एक नेचुरल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना चाहिए, और जो असल में फुलफिलमेंट आती है, असल में एक सेटिस्फैक्शन जो अंदर से आती है वो तब आती है जब हम अपने नेचर, अपने अराउंड, अपनी सराउंडिंग के साथ एक हार्मनी में जीते हैं। जिसका मतलब है इंसानों के लिए मीन्स रैशनली एंड वर्चुअसली जीना, अपने नेचुरल सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए। इसका मतलब है जो हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो एल्ट्रुइज्म की एक चीज़ है कि भाई हम लोगों का भला करें और लोगों के बारे में सोचें और लोगों के एक सद्भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करें और एक हार्मनी में जिए लोगों के साथ, एक हार्मनी में जिए अपने आसपास के लोगों के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर बन जाता है स्टोइसिज्म का, एक बेहद इम्पॉर्टेंट पिलर है कि भाई हम रैशनली सोचें चीज़ों के बारे में और एक वर्चुअसली जिए कि हमारे पास गुण है, सद्गुणों के साथ जिए, और नेचुरल जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको फुलफिल करते हुए जिए। ये सिखाता है लिविंग अकॉर्डिंग टू द नेचर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है स्टोइसिज्म एज अ फिलोसफी का। थैंक यू। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट स्टोइक फिलोसोफर्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें कई सारे स्टोइक फिलोसोफर आए जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बातें रखी और एक फाउंडेशन लेड की जो मॉडर्न स्टोइसिज्म है उसके बारे में, मॉडर्न स्टोइक फिलोसफी के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं ज़ेनोन ऑफ सिटियम, जो कि 334 से लेके 262 BCE तक थे, मीन्स 334 to 262 BCE तक थे। तो ज़ेनो की जो टीचिंग थी उन्होंने ली की एथिकल फाउंडेशन फॉर स्टोइसिज्म की नींव रखी, अर्ली एथिकल फाउंडेशन स्टोइसिज्म की उसकी। तो उनका जो फोकस था वो था वर्च्यू एज द सोल गुड पे, उनकी परस्यूट ऑफ वर्च्यू एज द सोल गुड पे, इसके ऊपर फोकस था जो मेनली फोकस रहा ज़ेनो का, विच वॉज अबाउट गुणों की तलाश और गुणों के बारे में कि गुण हमेशा होने चाहिए और गुण ही सबसे बड़ा बेहतर चीज़ है, सबसे बढ़िया चीज़ है। गुड यू नो वर्च्यूज आर द बेस्ट और वर्च्यूज आर द सोल गुड। तो दिस वॉज अबाउट ज़ेनो। जिनका मतलब इस पे भी ध्यान था कि जो कि असल हैप्पीनेस आती है, जो असल खुशी मिलती है, जो असल सुकून मिलता है, वो मिलता है कि इंसान के मॉरल कैरेक्टर से एज एन एक्सटर्नल वेल्थ और फेम। यानी कि इसके बजाय कि इंसान एक्सटर्नल वेल्थ और फेम को चेज करे, अगर वो अपने मॉरल कैरेक्टर को सुधार ले और उसका मॉरल कैरेक्टर अगर सही है और प्योर है और बेहतर है, वो उसे ज़्यादा खुशी देगा और वो ज़्यादा उसे ट्रू एक सही मायनों में खुशी देगा, एक सही मायनों में उसे एक
खुशी प्रदान करेगा, एक सेटिस्फैक्शन प्रदान करेगा, एक बेहतर ज़िंदगी प्रदान करेगा। तो दिस वॉज अबाउट ज़ेनो। इसके बाद आ जाते हैं क्लेंथस, जो कि 331 से लेके 232 BCE तक थे, लगभग 99 ईयर्स के आसपास। ये जेनो के स्टूडेंट थे क्लेंथस, और इन्होंने स्टोइक थॉट को एक्सपैंड किया, जिस और इसके अंदर इन्होंने कुछ चीज़ें इंटीग्रेट भी करी, जिसमें था नेचुरल फिलोसफी और कॉस्मोलॉजी। इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, जो स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट है, उसके अंदर इन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड करी, विच वॉज नेचुरल फिलोसफी एंड कॉस्मोलॉजी। अब क्लेंथस का व्यू जो था यूनिवर्स के बारे में, दुनिया के बारे में, वो रैशनल था और इंटरकनेक्टेड था, कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है वर्ल्ड में। और इन्होंने फाउंडेशन रखी ग्राउंड स्टोइक फिजिक्स की ग्राउंड वर्क की इन्होंने जो फाउंडेशन रखी, वो इनके द्वारा रखी गई थी, जो कि क्लेंथस थे, ये दोनों के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने इसके अंदर 2 दिन से इंटीग्रेट करी, जो कि नेचुरल फिलोसफी और कॉस्मोलॉजी थी। इसके बाद आते हैं क्रिसिपस। द स्पेलिंग इज CHRYSIPPUS, जो कि 2280 से लेके 206 BCE तक थे। तो क्रिसिपस, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, दिस ये इनको कहा जाता है, दे आर ऑफन कॉल्ड एज सेकंड फादर ऑफ स्टोइसिज्म, सेकंड फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म, आई एम सो सॉरी। तो क्रिसिपस को कहा जाता है सेकंड फाउंडर ऑफ स्टोइसिज्म, क्योंकि इन्होंने बेहद जो जो स्टोइक स्कूल था, स्टोइक स्कूल ऑफ थॉट था, इसको मजबूत किया अपने खतरनाक तरह से। इन्होंने एथिक्स, फिजिक्स और लॉजिक को डिफेंड करने की वजह से, जो स्कूल ऑफ थॉट था, स्टोइसिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, वो बहुत इवॉल्व हुआ और बहुत एक तरह से फोर्टिफाई हुआ, यानी कि मजबूत हुआ स्कूल ऑफ थॉट, इनकी एम्फेसिस की वजह से, जो कि था एथिक्स, फिजिक्स और लॉजिक के ऊपर। इनकी जो प्रोलिफिक राइटिंग थी, उन्होंने हेल्प किया स्टोइसिज्म को एस्टैब्लिश होने में एज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ हेलेनिस्टिक ग्रीस। तो जो स्टोइसिज्म था, वो इट बिकेम वन ऑफ द डोमिनेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ हेलेनिस्टिक ग्रीस, जो कि इनके द्वारा ही एस्टैब्लिश हो पाया, जो कि इनकी टीचिंग्स और इनके जो वैल्यू सिस्टम था, उसके द्वारा ही वो इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ। अब थोड़ा सा लेटर टाइम में आए सेनेका। सेनेका बारे में हो सकता है कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने ना सुना। तो सेनेका आए 4 BCE से लेके 65 CE तक, जिसको हम AD भी बोलते हैं। तो दैट इज 4 BCE से लेके 65 CE तक। तो उसमें आए, जो कि रोमन फिलोसोफर थे। सेनेका वाज अ रोमन फिलोसोफर, जिन्होंने एम्फेसाइज किया प्रैक्टिकल एथिक्स के ऊपर। एंड उनकी जो राइटिंग थी, वो मेजरली थी आपके मैनेजिंग इमोशंस लाइक एंगर एंड ग्रीफ के ऊपर। एंगर होता है आपका गुस्सा, ग्रीफ होता है आपका दुख, सॉर्ट ऑफ दुख, एक तरह से दुख ही कहते हैं ग्रीफ को। तो सेनेका रोमन फिलोसोफर थे। अब जो इनके काम थे, दैट इज वॉज लेटर्स टू लुशियस एंड ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। ये दोनों इनके काम रहे मेजरली। तो इन्होंने जो ये दोनों काम थे, which is the letter to Lucilius, that those were his works, and another one was on the shortness of life. तो ये दोनों जो काम है, ये मेजरली गाइडेंस देते हैं एंड्योरिंग लाइफ चैलेंजेस के ऊपर, और एक इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर इनका काम रिवॉल्व करता है। दैट इज अबाउट एंड्योरिंग लाइफ चैलेंजेस, कि भाई इंसान अपने जो लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे एंड्योर करता है, और अपने इंसान जो अपना कैरेक्टर है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करता है। तो इसके ऊपर गाइडेंस देते हैं इनके काम, जो कि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद आते हैं एपिक्टेटस। एपिक्टेटस के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करी। एपिक्टेटस एक स्लेव पैदा हुए थे, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, जिसका नाम था डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जो कि मैंने बताया पहले भी। इन्होंने बताया कि जो फ्रीडम है, जो असल आज़ादी है, वो लाया करती है इंसान के खुद के दिमाग को मास्टर करने में। तो दैट इज़ अबाउट एपिक्टेटस। इनकी जो रिकॉर्डिंग थी, इनकी जो टीचिंग्स थी, वो रिकॉर्डेड है आई
थिंक किताबों में, जिसका एक नाम है द डिस्कोर्सेस एंड दूसरे का नाम है द एनचिरिडियन. द एनचिरिडियन, I'll just give the spelling. It is the ENCHIRIDION, द एनचिरिडियन. तो इनका जो काम है, जो टीचिंग्स हैं, ये इन दोनों किताबों के अंदर रिकॉर्डेड है. यू कैन रीड देम, द डिस्कोर्सेस एंड द एनचिरिडियन. सो इनका जो काम है वो बेसिकली रेजिलियंस के ऊपर फोकस करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ फेट के ऊपर भी फोकस करता है कि जो तुम्हारा फेट है उसको एक्सेप्टेंस में तुम्हारी खुशी है, जो एक्सेप्टेंस है उसमें एक्सेप्टेंस है, उसी में तुम्हारा एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम, एक आज़ादी है. और इसमें आज़ादी है कि तुम अपने दिमाग को मास्टर करो. और जो वर्च्यू है उसके अंदर कंटेंटमेंट, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन ढूंढना. वर्च्यूज माने आपकी गुण, तो उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन ढूंढना. एंड ये जो चीज़ है, ये जो दो तीन चीज़ें हैं कि भाई कंटेंटमेंट ढूंढना ही वर्च्यू है, एक बेहतर वर्च्यू है. एक्सेप्टेंस इज़ द की, एंड यू नो सेल्फ, एक कंट्रोल अपने जो है, जो अपने दिमाग पे कंट्रोल, अपने माइंड पे एक पूर्ण कंट्रोल, that comes along with as a true virtue. So that was about him. उसके बाद एक बहुत फेमस आते हैं, जो कि बहुत ही फेमस इंसान आते हैं, जो कि मार्कस एरेलियस, जो कि राजा थे. ये रोमन एम्परर थे, ये रोमन राजा थे, जो कि मार्कस एरेलियस नाम था. जो कि इनका टाइम जो पीरियड था, दैट वाज 121 टू 121 CE से लेके 180 CE तक, मीन्स 121 AD से लेके 180 AD तक. तो मार्कस एरेलियस की एक पर्सनल जनरल थी जिसका नाम था मेडिटेशंस. और इनके जो दौर था, इनके जो रेन था, इनके जो जब राजा थे उस टाइम पे, ये अपने पास एक जनरल रखते थे. तो इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर दिया गया है कि हाउ ही प्रैक्टिस स्टोइक प्रिंसिपल्स इन डेली लाइफ एंड टू फाइंड पीस एमिड पर्सनल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल. तो इसका क्या मतलब है कि जो मार्कस एरेलियस थे, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो ये अपने पास एक डायरी रखते थे अपने राज के दौरान, और मेडिटेशंस नाम था इसका, आप पढ़ सकते हो, किताब है एक. तो इनकी जो राइटिंग्स है वो दिखाती हैं कि कैसे वो स्टोइक प्रिंसिपल को अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते थे, और कैसे एक केओस के अंदर वो एक शांति प्राप्त कर लेते थे, एक शांति ढूंढ लेते थे, पॉलिटिकल, पर्सनल एंड इस सब के दौरान, कि कुछ टर्मोइल चल रहा है, कुछ खराब चीज़ें चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी वो शांति ढूंढ लेते थे थ्रू स्टोइक प्रिंसिपल विच ही यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इन हिज डेली लाइफ. तो स्टोइसिज्म इसलिए इस मतलब इन सभी जिनके बारे में मैंने बात करी, जितने भी ये लोग थे स्टोइक्स थे, इनके द्वारा लाया गया, इनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया मेजॉरिटी, जो कि मॉडर्न स्टोइसिज्म की जो फाउंडेशन है, जो कि नींव है, वो ये लोग रखते हैं, इनके द्वारा रखी गई है, और इनके ही प्रिंसिपल्स फॉलो किए जा रहे हैं. तो दैट्स अबाउट इट कि मार्कस एरेलियस जो थे, उनकी जो डायरी थी, खुद की जनरल थी, दैट इज अबाउट हाउ ही यूज्ड टू इम्प्लीमेंट स्टोइक प्रिंसिपल. एंड ये सारे प्रिंसिपल जो है, जो डेली लाइफ में यूज़ किए गए, वही एक नींव रखी जो कि मॉडर्न स्टोइसिज्म के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रही, बहुत जो कि बहुत एक्सेसिबल रही, बेहद सब तरह के लोगों के लिए, सब वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों के लिए, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जैसा भी है, उन सब के लिए. तो that was about Marcus Aurelius, and that was about all the people, all the major people who contributed in Stoicism as a philosophy and as a way of living. तो अब हम बात कर लेते हैं स्टोइक प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस के बारे में, कि स्टोइसिज्म की एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं. तो इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है, जो कि है नेगेटिव विजुअलाइजेशन. इसको also बोलते हैं प्री मेडिटेटिव मैनोरम. ठीक है. तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि इस प्रैक्टिस में, जो कि अर्ली स्टोइक टीचिंग्स में भी इन्वॉल्व है, कि ये सेनेका के टाइम पे फॉर्मलाइज हुई. सेनेका जो थे, जो फिलोसोफर जिनके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उनके समय पर ये बेसिकली फॉर्मलाइज हुई. उनके समय पर एक ये सॉर्ट ऑफ पॉपुलराइज हुई कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन, जिसके अंदर हम इमेजिन करते हैं पॉसिबल सेटबैक्स और
जो कि किसी भी चीज़ में या फिर किसी भी आगे पॉसिबल गलत क्या हो सकता है, गलत चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो उसके बारे में सेट करते हैं। और हम उनको उन ये हम क्यों करते हैं, ये बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि जो डर है चीज़ों का उनको घटा सकें, हम प्रिपेयर्ड रह सकें गलत चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो एक वो है ना कि थिंक अबाउट दी, मतलब कि सबसे ज़्यादा गलत क्या ही हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में सोचो। और अगर तुम उससे चलो ना तो फिर यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर सॉर्ट ऑफ वैसे कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग सॉर्ट ऑफ वैसे कि ओके, if you are cool with the worst outcome of particular situation or particular whatever condition that there is, and if you're cool with that, you're prepared, you are okay, and you will be happy and you're fine about it. So that's कि वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोच के स्टोइक्स अपने आप को ट्रेन कर लेते थे लाइफ की अनसर्टेनिटीज़ के बारे में। स्टोइक्स का मानना ये था कि अगर हम नेगेटिव, सबसे खतरनाक नेगेटिव जो चीज़ हो सकती है, सबसे वर्स्ट केस आउटकम जो हो सकता है, अगर हम उसको लेके सोचेंगे और उसको मतलब सॉर्ट ऑफ इमेजिन कर लेंगे और उसके बारे में प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो ये हमारी अनसर्टेनिटी को ख़त्म कर देगा, ये हमारी अनसर्टेनिटी को कम कर देगा। और अनसर्टेनिटी रहेगी नहीं कि ठीक है भाई वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर लिया, अब उससे गलत तो क्या ही होगा, उससे गलत कुछ नहीं हो सकता, तो ठीक है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड इफ द राइट थिंग, इफ अ गुड थिंग हैपन्स, अगर वो गलत नहीं होता तो इट्स बोनस, एंड इफ इट हैपन्स यू आर प्रिपेयर्ड, सो दैट्स अबाउट इट। अनदर वन इज माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना हेल्प्स को, ये स्टोइक्स को हेल्प किया कि भाई अपने जो थॉट्स थे और अपने रिएक्शंस थे उनको कंट्रोल में कैसे रखना है। तो माइंडफुलनेस ने ये हेल्प किया स्टोइक्स को कि भाई स्टोइक्स जो है अवेयर हो गए अपने अपने माइंडफुल अपने इसके बारे में कि भाई उनके क्या रिएक्शन है चीज़ों को लेके और अपने उनके थॉट्स क्या हैं। और इसी से क्या हुआ कि जो माइंडफुलनेस है ये सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस है, कि भाई इससे क्या हो सकता है कि आप जो है जो आपके नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव जो साइकिल है, उसको शुरू होने से पहले ही आप पकड़ के ख़त्म कर सकते हो। सो दैट इज़ माइंडफुलनेस कि आप अपने थॉट्स और अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखते हो, चेक में रखते हो और देखते रहते हो। माइंड आप सॉर्ट ऑफ यू सॉर्ट ऑफ कीप रिव्यूइंग इट, कीप सीइंग इट एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट कि ओके क्या चीज़ नेगेटिव हो सकती है, एंड देन यू कैच द थिंग एंड देन गेट आउट ऑफ द नेगेटिव लूप। तो दैट्स अबाउट माइंडफुलनेस। और ये कॉन्सेप्ट एपिक्टेटस की टीचिंग्स तक जाता है कि एपिक्टेटस जो है उनकी टीचिंग में जाता है कि भाई कैसे उन्होंने एक एक एम्फेसाइज किया था अपन गार्ड रखना अपने माइंड और अपने चॉइसेस के ऊपर, कि जो तुम्हारी चॉइसेस हैं, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे रिएक्शंस हैं, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखना, एक गार्ड रखना, कीपिंग अ गार्ड की भाई तुम जो है सॉर्ट ऑफ यूर कीपिंग अ चेक ऑन देम एंड हाउ यू रिएक्ट टू देम, एंड उसको तुम खराब होने से पहले चीज़ें पकड़ के यू सॉर्ट ऑफ keep it out and without getting into the negative spiral loop. So that's mindfulness. Another one is the view from above. अब ये स्टोइक कॉस्मोलॉजी से इंस्पायर्ड है जो कि क्लेंथस के द्वारा दी गई थी। अब ये बहुत प्रैक्टिकल है कि भाई क्लेंथस का जो बिलीव था वो था कि चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, काफ़ी इंटरकनेक्टेड है हमेशा से। और ये एक्सरसाइज जो है, ये जो प्रैक्टिस है, ये इन्वॉल्व करती है अपने आप को एक स्मॉल पार्ट की तरह देखना यूनिवर्स के बड़े से एक प्लान में, ठीक है। अब ये एब्सर्डिज्म के एकदम ही ऑपोजिट जाता है। एब्सर्डिज्म कहता है कि देयर इज नो फकिंग बिग प्लान, देयर इज नन ऑफ दैट, और कुछ नहीं है ऐसा। पर दैट इज अ केस फॉर डिफरेंट थिंग। उसके लिए वीडियो देखना जरूर, वो वीडियो डाली है उसके अंदर काफ़ी ढंग से आई हैव एक्सप्लेन्ड कि व्हाट इज एब्सर्डिज्म। इट इज माय प्रीवियस वीडियो ओनली, आई माइट पुट द लिंक समवेयर, ओके, आई विल पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, बट एनी हाउ। तो जो क्लेंथस एक और फिलोसोफर थे जिनका बिलीव था कि भाई चीज़ें इंटरकनेक्टेड है बहुत ज़्यादा और हम जो है छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स के एक बड़े प्लान में। तो दैट इज़ अबाउट इसमें अंदर हम वो मतलब कहते हैं कि भाई अपने आप को इमेजिन करो एक छोटा सा पार्ट वर्ल्ड का और यूनिवर्स का, और आप एक छोटे से पार्ट हो और उसमें आप जो है जो आपके छोटे मोटे स्ट्रगल्स आ रहे हैं और छोटी मोटी चीज़ें आ रही हैं, वो सब उनको आप ऐसे रखो कि भाई यूनिवर्स का एक बिग बिग प्लान है जिसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। और इससे क्या होता है, ह्यूमिलिटी आती है कि आप एक छोटा सा पार्ट हो, आप एक छोटा सा प्लान हो और आप छोटे ही सॉर्ट ऑफ वैसे हो। ह्यूमिलिटी आती है और एक अंडरस्टैंडिंग आती है अपने आप को लेके, अपने वर्ल्ड को लेके, वर्ल्ड व्यू को लेके। तो दिस वॉज व्यू फ्रॉम अब, ये एक प्रैक्टिस है स्टोइसिज्म की। और द अनदर वन इज जर्नलिंग। जर्नलिंग जो कि बहुत ही फेमस
आपका है कि बहुत सारे लोग करते हैं जर्नलिंग, कि भाई जर्नलिंग बेसिकली क्या मतलब है कि ये बहुत कॉमन स्ट्राइक प्रैक्टिस है, जिसके अंदर, जो कि मार्कस एरेलियस के द्वारा यूज़ की जाती थी, जिसके अंदर वो अपने थॉट्स लिखते थे, जो अपने थॉट्स थे उन पे रिफ्लेक्ट करते थे कि उनमें क्या क्या थॉट्स रहे, और उन पे रिफ्लेक्ट करते थे अपने एक जो मेडिटेशंस करके, ही हैड अ जर्नल। तो वो है बहुत फेमस है, और ये फेमसली यूज़ की जाती थी मार्कस एरेलियस, जो कि रोमन किंग थे, उनके द्वारा। तो अपने थॉट्स को लिखना, अपने थॉट्स, अपने रिफ्लेक्शंस को लिखना, स्टोइक इसके थ्रू, स्टोइक्स जो है इसके थ्रू इवेलुएट कर पाते थे कि उनके चीज़ों में क्या चल रहा है, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उनके थॉट्स में क्या चल रहा है, और इससे वो क्लोजली इवेलुएट कर पाते थे कि जो उनके एक्शंस हैं क्या वो अलाइन कर रहे हैं उनकी वैल्यू के साथ या नहीं कर रहे। तो जर्नलिंग का ये फ़ायदा है कि तुम भाई क्या कर सकते हो कि अगर तुम जर्नलिंग करते हो तो तुम ये देख सकते हो कि क्लियरली जो तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हारे वैल्यूज़ हैं, तुम चाहते हो, जो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ है, क्या तुम उनको सेट करके रख रहे हो, उन्हें लाइफ में नहीं कर रहे, क्या तुम्हारे एक्शंस उन चीज़ों से अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दैट इज़ अबाउट वैल्यूज़। और ये ट्रेडिशन अभी अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि भाई जर्नलिंग करते हैं, और जर्नलिंग के ये फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ benefits around journaling, and you can do it, right? अब बात कर लेते हैं मॉडर्न रेलेवेंस के बारे में, जो कि स्टोइसिज्म की जो मॉडर्न रेलेवेंस है, और स्टोइक इन्फ्लुएंस के बारे में कि मॉडर्न टाइम में कैसे कैसे यूज़ होती है। स्टोइसिज्म रिसेंटली बहुत खतरनाक रिसर्जेंस से गुजर रहा है, यानी कि बहुत तगड़ा इस पे एक वो आ रहा है कि भाई हाँ, स्टोइसिज्म सॉर्ट ऑफ रीपॉपुलराइज हो रहा है 20th सेंचुरी, यानी कि हमारी सेंचुरी में। 20th वॉज आई थिंक 19 समथिंग सेंचुरी। तो उसमें बहुत खतरनाक रिसर्जेंस आया, जिसके अंदर खासकर सेल्फ हेल्प लिटरेचर और प्रोफेशनल कोचिंग के अंदर स्टोइसिज्म का बहुत ज़्यादा जिक्र आने लगा, और आ रहा है अभी भी, क्योंकि 1900s के टाइम में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिला स्टोइसिज्म का रिसर्च, जिसके अंदर जो कि खासकर सेल्फ हेल्प में, यानी कि सेल्फ हेल्प में कैसे, सेल्फ हेल्प यानी आप जब खुद मतलब कुछ बुक्स होती है ना आपकी सेल्फ हेल्प वाली, जैसे एटॉमिक हैबिट्स हो गई और ये सब किताबें हैं, जिसके अंदर इसके अंदर काफ़ी स्टोइसिज्म का जिक्र आने लगा है ऐसी किताबों में। तो और ऐसे लिटरेचर में, इस तरह के पूरे पूरे जो भी लिटरेचर है, इसके अंदर काफ़ी जिक्र आने लगा स्टोइसिज्म का। तो इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में इसका इन्फ्लुएंस और बढ़ा है, सच एज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। ये आई थिंक एक थेरेपी होती है जो कि साइकोलॉजी में दे यूज फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स जो कि who have some mental problems समथिंग्स। तो CBT इज़ अ थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके अंदर ये फील्ड है, पूरा डोमेन है, जिसके अंदर ये बहुत मॉडर्न टाइम में यूज़ हो रही है, जो कि स्टोइसिज्म रिसेंट ईयर्स में तो मतलब कहाँ कहाँ स्प्रेड हो चुका है मॉडर्न फील्ड्स में, मॉडर्न सॉर्ट ऑफ ऐसी थेरेपीज में इंक्लूड हो रहे हैं, जो कि हैवीली ड्रॉ करती है स्टोइक आइडियाज़ को, कि भाई कैसे इंसान अपने आप के थॉट्स और रिएक्शंस को मैनेज कर सकता है। और इसका डेली लाइफ में डेली एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत से लीडर्स, बहुत से एथलीट्स, टॉप एथलीट्स, बहुत से प्रोफेशनल लोगों ने, बहुत से इन सभी लोगों ने स्टोइक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है और अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ताकि वो एक फोकस और एक रेजिलियंस को बिल्ड कर पाए, अपने फोकस और रेजिलियंस को मेंटेन रख पाए। तो कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं लोग। Figures like Ryan Holiday, who has popularized Stoicism for the modern audiences, emphasize Stoic virtues as essential to navigating in today's world. जैसे कि रायन हॉलिडे, आई एम नॉट श्योर हु इज दिस पर्सन इज, बट रायन हॉलिडे जिन्होंने पॉपुलराइज किया स्टोइसिज्म को अपनी मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए, और वो एम्फेसाइज करते हैं कि भाई कैसे ये एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न अभी के वर्ल्ड में, टुडेज वर्ल्ड में, इन चीज़ अपनी लाइफ में नेविगेट करने के लिए, चीज़ों के लिए, एंड प्रॉब्लम्स के थ्रू नेविगेट करने के लिए। तो दैट्स अबाउट द मॉडर्न रेलेवेंस एंड स्टोइक इन्फ्लुएंस इन टुडेज वर्ल्ड। एंड नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। की टेकअवेज क्या हो सकते हैं कि स्टोइसिज्म एज अ फिलॉसफी ये बहुत ही मतलब बेहद फाउंडेशनल लेवल से एम्फेसाइज करती है आपके वर्च्यूज़ के ऊपर, आपके इसके ऊपर कि आप चीज़ें कंट्रोल जो नहीं कर सकते, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल जो है, जिसके अंदर आप चीज़ें वो कंट्रोल के बारे में फोकस कीजिए जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके जो कि आप नहीं कंट्रोल कर सकते। सो
उसके ऊपर एम्फेसाइज करती है। और ये की टेक अवे हो सकते हैं कि भाई आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों को उतार सकते हैं कि भाई जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे ध्यान देने के बजाय आप उन पे ध्यान दें जो आपके कंट्रोल में है, और इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। और ये हमारे लाइफ में बहुत रेलेवेंट हो सकती है कि भाई स्टोइसिज्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इस सेंस में हो सकती है कि भाई हम इसे प्रैक्टिकली कितना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। और ये हर तरह के टाइम में हो सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, चाहे सोशल चेंज हो, चाहे कैसा भी चीज़ें चल रही हो आपकी लाइफ में, चाहे कैसी भी ख़राब सही जैसी भी चीज़ें चल रही हों, कुछ भी है, लेकिन अगर आपके अपने अंदर ये है कि भाई मैं अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता हूँ और अपने इमोशंस को आप कंट्रोल में रख सकते हो, अपनी इम्पल्सिविटी को कंट्रोल कर सकते हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। ये की टेक अवेज हो सकते हैं। अब एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट है जो कि मार्कस एरेलियस के द्वारा दिया गया था कि यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारा जो कंट्रोल है, तुम्हारा जो पावर है, वो तुम्हारे खुद के माइंड के ऊपर है, बाहर के आउटसाइड इवेंट्स के लिए नहीं है। और इसको तुम अगर रियलाइज कर लोगे तो तुम स्ट्रेंथ को ढूंढोगे, तुम शक्ति को ढूंढोगे, यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। सो दैट्स अबाउट इट। तो दैट्स अबाउट stoicism from, and that is from my side. um, this video was a fun to make. It was an absolute pleasure to make this video, and I hope you liked this one. एंड स्टोइसिज्म के बारे में सोचना यार कि स्टोइसिज्म किस तरह की फिलोसफी किस तरह से ज़िंदगी में उतारी जा सकती है, और स्टोइसिज्म किस तरह से आप लोगों के लिए मतलब बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है, बेहद इम्पोर्टेंट बन जाती है स्टोइसिज्म की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंसाइटफुल है और बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इज द वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर philosophy, and that's about from my side. If you are watching till now, I thank you so much. It's been a pleasure. It's been a pleasure to be in front of you. It's been a pleasure to be here and explaining all this. I love it, and I absolutely am. I'm excited. I'm always excited for this kind of videos. I'm thankful, very grateful if you're watching till now. Thank you, and I'll see you in the next one. Bye bye.